हेलो बच्चों, मैं हूं सूरज वर्मा, फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग सेंटर इन धनबाद। और आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स पे। और मैथ्स पे क्यों डिस्कस करें, क्योंकि कल आईसीएसई बोर्ड के मैथ्स के एग्जाम है और आज डेट 9 है और कल 10 और कल मैथ्स का पेपर है आपका। तो जितने ही बच्चे आईसीएसई बोर्ड वाले हैं और सीबीएसई वाले बच्चे भी इस वीडियो से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल जितने भी आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो उन बच्चों के बीच में एक चल रहा है कि कल का पेपर कैसा आने वाला है, बहुत ही परेशान है। बहुत एक कह सकते हैं कि उनके बीच में एक बहुत ही आप लोगों के बीच में भी काफ़ी एक डिस्कशन चल रहा है कि कल कोई पेपर अच्छा सा आ जाए, इजी क्वेश्चन आ जाए, जो हम सॉल्व करके जा रहे हैं वही पेपर आ जाए। ठीक है, देखो जो पढ़ के जा रहे हो पेपर वही आएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है पूरे साल, टाइम पास तो करा नहीं। जिसने टाइम पास करा है वो सोचेंगे कि चलो भाई क्या कर ले, लेकिन तुमने सारा पेपर पढ़ा है तो फिर पेपर उनमें से ही आएगा, परेशान मत होना ज़्यादा। फिलहाल अभी एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर पार्ट है जहां बहुत ही इजी है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे हो पीछे कि सबसे पहले एक टॉपिक है सी एंड डी। सी एंड डी मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले टॉपिक में क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले टॉपिक में ये है कि क्वेश्चन जब भी आएगा, फॉर्मेट जैसा भी हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही सॉल्व करने के लिए पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि इतनी किस्मत खराब हो गई तुम लोगों की कि यार कोई और पेपर आ जाए। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई करने के लिए आएगा। और यहाँ करना क्या है हमें, अगर बहुत सारे पेपर, कम से कम 4-5 पेपर सॉल्व किए होंगे तुमने, तो देखा होगा कि हर बार क्या करते हैं, पहले हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और उसका फिर से उसे कंपोनेंडो डिविडेंडो फिर से अप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने होता है। ठीक है, अगर इस बात पे नोटिस नहीं करा होगा तुमने तो फिर से जाके देखो पेपर, पिछले 4-5 सालों का सॉल्व मत करना, बस पेपर को गो थ्रू कर लो, देख लो कैसे सॉल्व किया गया है। सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे पास कंफर्म होगा ही होगा। ठीक है, उसे जाकर के देखो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के जो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले सी एंड डी अप्लाई करते हैं, फिर उसे रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे स्क्वायर कर लेना और स्क्वायर करने का अगेन सी एंड डी अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है। सेकंड पार्ट क्या है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पर कि अगर स्टार्टिंग में ही हमने सी एंड डी अप्लाई कर दिया तो गया, फिर कहानी खत्म, पेपर सॉल्व ही नहीं होगा, पेपर बाउंस बैक होकर फिर से क्वेश्चन रिपीट आता रहेगा। और वो क्वेश्चन कैसा होगा, इस फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेट हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये उस तरह का क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, इधर 1 + x² प्लस 1 + x + x² अपॉन 1 - x + x² इक्वल टू, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने रैंडमली 63 और 62 ले लिया है, लेकिन ये नंबर कुछ भी हो सकता है। और इस साइड में 1 + x 1 - x, मतलब ऊपर प्लस की सीरीज में प्लस, नीचे माइनस वाली सीरीज में ये भी माइनस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करना है कि इस नंबर को, ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, इसे इधर लेके चले जाओ डिवाइड के फॉर्मेट में, मतलब 1 - x जो है वो चला जाएगा ऊपर और 1 + x जो है वो आ जाएगा नीचे। और इस तरीके से एक बन जाएगा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है a³ - b³ या फिर a³ + b³। अब दिमाग में है कि सर ये फॉर्मूला अचानक कैसे याद कर ले कि a³ + b³ और a³ - b³, अचानक कहां से आ जाएगा ये। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग साफ रखना। अगर a³ अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा, और अगर फर्स्ट वाला प्लस में है तो ये प्लस का फॉर्मूला लगेगा। माइनस के फॉर्मूले में क्या है, a³ - b³ इक्वल टू a - b a² + ab + b², और a³ + b³ वाले में a + b a² - ab + b²। मतलब कि माइनस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट में माइनस, बाकी सब प्लस, और प्लस वाले फॉर्मूले में जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, प्लस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट में प्लस और सेकंड वाले के बीच में माइनस। a² पहले होगा, b² बाद में, और बीच में होगा a + b, सॉरी a × b, या तो प्लस में या तो माइनस में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका बेस्ट है। अगर यहाँ माइनस है, समझ जाना कि a - b का a³ - b³ लग रहा है, और अगर a प्लस है, 1 + x है, प्लस में है, तो a³ + b³ लग रहा है। यहाँ से इसका आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो बात होगी सी एंड डी की, कंपोनेंडो डिविडेंडो आ गया तो क्या कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा एक और मेजर पार्ट, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री देख के तो कईयों के भूत पकड़ लेते हैं, अरे बाबा ये क्या आ गया ट्रिग्नोमेट्री, उसके हाइट एंड डिस्टेंस तो और ही HND, हाइट एंड डिस्टेंस।
बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आओ देखो करना क्या है इसमें हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सॉरी प्लस लिख दिया है, ये माइनस होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉसेक पहले होगा या कॉट पहले होगा, ठीक है, सेक पहले होगा या टेन पहले होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही वाली है। सब फंस जाते हैं इसमें, क्या करें, ठीक है। देखो याद रखना, ABCD में पहले S आता है तो कॉसेक का पहले S और कॉट का T, ये पकड़ लो, इसका थर्ड अल्फाबेट, इसका भी थर्ड अल्फाबेट, CO सेम है, ये S और ये T, तो S पहले ABCD के अकॉर्डिंगली, S पहले T बाद में, यहां भी सेक और टेन में S पहले और T बाद में। इससे फॉर्मूला याद रखना। और इसके दो फॉर्मूला और हैं, जैसे साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ये इसके फॉर्मूलास हैं, ये बस दिमाग में रखो और कुछ नहीं, इससे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग HND, हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा, सबके दिमाग में प्रॉब्लम है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा, कैसा क्वेश्चन है, क्या है, कभी बिल्डिंग आ जाता है भाई, कभी लैडर हो जा रहा है, कभी काइट आ रहा है क्वेश्चन में, क्या करें, कभी दो टावर है, एक लाइट बोर्ड पे कोई लाइट पोस्ट पे कोई खड़ा हुआ है और वहां से किसी बोर्ड को देख रहा है, तो अरे भाई बोर्ड को देख रहा है तो हम क्या करें, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हमेशा ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी सॉल्व होगा तो वो ट्रायंगल के बेसिस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या होता है ये समझ लो। इसमें क्या आ सकता है, या तो बिल्डिंग और टावर का कॉम्बिनेशन होगा, बिल्डिंग और टावर, या फिर कॉम्बिनेशन होगा बोट और लाइट हाउस, बोट होगी और लाइट हाउस, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन, अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अभी तक, इन सभी क्वेश्चन में पूछता क्या है, बस एक ही बात, ले दे के घुमा फिर के घूम फिर के आओ, एक ही बात पूछा जाएगा इसमें, और वो ये होगा कि बताओ टावर का हाइट, या फिर ये बता दो कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, या फिर अगर ये भी नहीं हो पाया तो बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर टावर के लिए लेंथ पूछता है, या फिर बिल्डिंग के लिए अगर ये हाइट पूछ ले रहा, या फिर बिल्डिंग और टावर इन दोनों के बीच का अगर ये डिस्टेंस पूछ ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, ऐसे कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आता है कि ये कभी भी हाइपोटेनियस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हाइपोटेनियस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जब भी बात हो रही है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात हो रही है, और परपेंडिकुलर और बेस आता किस में है, परपेंडिकुलर और बेस ये आता है tan थीटा में, और tan थीटा में जब आ रहा है तो tan थीटा के लिए बस तीन टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, एक tan 30 डिग्री पे, एक tan 60 डिग्री पे, और एक tan 45 डिग्री पे। tan 30, tan 60 और एक होता है tan 45। tan 30 के वैल्यू 1/√3 और tan 60 के लिए वैल्यू है √3 ओनली। tan 30 के लिए 1/√3 और tan 60 के लिए √3। tan 45 की वैल्यू 1, ये सबको पता है, बहुत ही आसान होता है इसलिए सबको पता होता है। अब बात यह है कि जो tan 30 है ये 1/√3 और tan 60 √3, ये कंफ्यूजन है कि सर ये दिमाग से निकल जा रहा है, कभी हम √3 यहाँ लिख दे रहे, कभी √3 यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, याद रखना 30 का 3 तो √3 नीचे, बाकी वाले में √3 ऊपर रख लो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बिल्डिंग और टावर के बीच के कनेक्शन वाले क्वेश्चंस, कि अगर बिल्डिंग है या टावर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का हाइट या फिर टावर का हाइट या फिर बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन तीन फॉर्मेट, या तो 30 डिग्री, या तो 45 डिग्री, या तो 60 डिग्री, इससे अलग और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया बोट, लाइट हाउस, बिल्डिंग और टावर। अब बिल्डिंग और टावर तो ये हो चुका, बोट और लाइट हाउस के बारे में क्या क्वेश्चन है, इसके बारे में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, देखो कि अगर कोई
लाइट हाउस है, यहां से कोई देख रहा है, एक बोट इस साइड एक बोट इस साइड, पूछ लेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। या फिर ये लाइट हाउस दोनों ही बोट एक तरफ है, अगर दोनों बोट अपोजिट साइड्स में होंगे या फिर दोनों बोट सेम साइड में होंगे, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, इन्हीं दो टाइप में से कोई एक टाइप आपके क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिल्डिंग और टावर और बोट और लाइट हाउस ये दो टाइप हो गए। थीटा सेम रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आने वाला है 10 पे। बिल्डिंग, टावर, बोट, लाइट हाउस, एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 10 के फॉर्मेट में ही आएगा, साइन कॉस पे नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें लैडर और काइट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक दीवार से एक लैडर इस तरीके से लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आता है क्या कि बताओ इस लैडर की हाइट क्या है। अब इस लैडर की हाइट क्या है ये अगर जानना है तो इसके लिए तो हमें हाइपोटेन्यूज से हेल्प लेना होगा, और हाइपोटेन्यूज से अगर हेल्प लेना है तो हाइपोटेन्यूज कब आ सकता है, या तो साइन में आएगा या तो कॉस में आएगा, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। और इतने सारे क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हो कि ये समझ में आ चुका होगा कि साइन थीटा में एंगल क्या क्या होता है, सबसे फ्रीक्वेंट 30 और 60, जो साइन 30 का वैल्यू वही कॉस 60 का वैल्यू, और जो साइन 60 का वैल्यू वही साइन 30 का, कॉस 30 का वैल्यू। साइन और कॉस में क्रॉस है, साइन का जो 30 होगा वही वैल्यू इसके 60 में, और जो इसमें 60 में होगा वही वैल्यू यहाँ 30 पे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, इन तीन फॉर्मूले में ये सभी को याद है। प्रॉब्लम आती है इसमें कॉसेक कॉट, सेकॉट टेन, कॉन पहले कॉन बाद में, ABCD के अकॉर्डिंग पहले S बाद में T, यहाँ भी पहले S बाद में T, ऐसे करके याद रखोगे। अगला हाइट एंड डिस्टेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिल्डिंग, टावर, बिल्डिंग और टावर में क्या ही पूछ लेगा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। या फिर अगला टाइप बोट और लाइट हाउस, या तो लाइट हाउस से दोनों ही बोट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर लाइट हाउस के ऊपर से कोई देख रहा है और दोनों ही बोट सेम साइड में है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। या तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा या फिर ये डिस्टेंस पूछेगा, इसमें से कुछ अलग पूछ नहीं सकता है। यहाँ पे बनना सेम क्वेश्चन है, tan थीटा पे काम होगा, क्योंकि ये कभी नहीं पूछता है कि यहाँ से कैसे देख पाओगे, यही पूछेगा कि बताइए लाइट हाउस की हाइट क्या है या फिर ये डिस्टेंस कितना है, इससे अलग और क्या ही पूछ लेगा, यही क्वेश्चन होता है बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेंसुरेशन वाले पार्ट में। अब मेंसुरेशन का पार्ट क्या कहता है, मेंसुरेशन का पार्ट ये कह रहा है कि हम बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, लोगों के देख देख के हालत खराब हो रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर ये तो अब सिलेंडर आ गया और ये सिलेंडर अब फट जाएगा, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे सिलेंडर कुछ नहीं फटने वाला है, ध्यान देना, ये सिलेंडर कोन, स्फीयर और एक हेमिस्फीयर, ठीक है। बस यही चार हमारे पास टॉपिक है, इनमें क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब इन चार टॉपिक पे क्वेश्चन जो आने वाला है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कुछ देखें। सबसे पहला तरीका, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। अगर सिलेंडर की बात हुई है, सबसे पहले सिलेंडर का एक रफ डायग्राम बना दो, मैंने इतना खराब बनाया तो इससे ज्यादा खराब बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, मैथ्स का एग्जाम, ठीक है। देखो तो ये सिलेंडर, अब सिलेंडर के लिए रेडियस अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है लिख लो, हाइट अवेलेबल है लिख लो, सेम एज कोन के लिए भी, स्फीयर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए। इसके फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है बुक निकालो, फटाफट एक पेपर पे लिखो और इसे रात भर में रट लो, ठीक है। और देखो इसमें क्या होगा कि क्या पूछ सकता है, या तो वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम पूछ रहा है वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देने के बाद ये सोचो कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या है, जैसे सिलेंडर है, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा गया है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें चाहिए रेडियस और हमें चाहिए हाइट। अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल है रेडियस और हाइट, पुट करो एंड गेट द आंसर, और अगर नहीं अवेलेबल है
तो ये देखो ये क्वेश्चन में और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन से रेडियस और हाइट निकलना चाहिए और निकलेगा। ठीक है, और सबसे कॉमन जो है इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल होता है वो होता है सरकमफ्रेंस और एरिया। ठीक है, और सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया और एरिया किसका होता है, ये बेस का, बेस पार्ट। ठीक है, सरकमफ्रेंस दिया रहेगा 2 पाई r या फिर एरिया दिया रहेगा पाई r स्क्वायर। ये सरकमफ्रेंस और एरिया सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकालने के काम आता है और कुछ नहीं। रेडियस निकलेगा यहाँ से, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, अगर सरकमफ्रेंस अवेलेबल है समझ जाओ इस सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाल सकते हैं। अगर दिया हुआ है एरिया, समझ जाओ इस एरिया से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि किसी का सरकमफ्रेंस अवेलेबल है 77, चलो ठीक है जो लिख दिया उसी को लेते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 77, 11 1 जा 11 7 जा, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 7/2। ये तो मैंने रैंडमली एक नंबर ले लिया तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा इजी नंबर रहता है जिससे कि हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कि क्या कुछ आ सकता है कल के पेपर में। तो ये वो पार्ट थे जिन पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कितना अच्छा होगा। क्वेश्चन छोड़ना मत, क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे तो फिर बनाओगे क्या, क्वेश्चन सारा सॉल्व करना है, बड़े आराम से बनाओ, सारा क्वेश्चन बनेगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पूरे साल पढ़ाई करी है तो सारा सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक ऑब्जेक्टिव वाले में 4-5 छोड़ देना आखिरी के 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि आखिरी के 2-3 मिनट के पैनिक सेट में तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो वहाँ यही ऑब्जेक्टिव वाले फटाफट बनते जाएंगे। पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो सबसे अच्छे से आता है, बाद में उन क्वेश्चन में दिमाग लगाओ जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि नहीं आ सकता है। और खासकर वैसे स्टूडेंट, कुछ हमारे भी होनहार हैं जो कि पेपर देख के इतने खुश हो जाते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, और बना के क्या आते हैं कि सर हड़बड़ी में तो सब उल्टा पुल्टा बना दिए, आधा अधूरा रह गया। हड़बड़ाना मत, पूरा टाइम मिल रहा है, आराम से पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छी बात है, सभी को सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए पेपर सॉल्व भी करो और टाइम पे भी ध्यान रखो कितना बन गया कितना बचा हुआ है। ठीक है, और इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं, यूट्यूब पे और समय खराब मत करो। ठीक है, जितना करना था कर लिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, देख लियो, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो कि उन्हें भी कुछ कल कुछ हेल्प हो जाए, कोई फेल ना हो जाए, सबके सब पास हो मैथ्स में। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है इसको रिपीट कर लो, और जो कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन तो एक्स्ट्रा मिला है उससे कल यूज़ करो और एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम में घबराना बिल्कुल मत, सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान से सोचो, याद आएगा फॉर्मूला और सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और कल बताओ मुझे कि ये कुछ हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।